अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और हम ये वी एस कोड के अंदर करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा ये हम किसी भी आईडीई या किसी भी एडिटर के अंदर कर सकते हैं। हमारे केस में जो हमने लाइब्रेरी इंटीग्रेट करनी है उसका नाम है STL2 यानी कि सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर वर्जन 2। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करने के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमने सारी की सारी प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल्स को इकट्ठा करके कंपाइल करना है, जो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि वो वर्क स्पेस फोल्डर और डबल स्लैश एस्ट्रेस डॉट CPP का जो मैंने लाइन चेंज करवाई थी वो बेसिकली सारी की सारी प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स फाइल्स यानी कि डॉट CPP फाइल्स को कवर कर देती है। इसका एक्सटर्नल लाइब्रेरी के साथ ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ कंपाइलेशन के लिए एक पॉइंट है जो हमारे जहन में होना चाहिए। एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती हैं हेडर फाइल्स, ठीक है, उसके बाद होती हैं स्टैटिक लाइब्रेरीज और तीसरे नंबर पे होती है डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। ठीक है, जो स्टैटिक लाइब्रेरीज होती हैं वो हम कंपाइल कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ही। और स्टैटिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं? स्टैटिक लाइब्रेरीज ये होती हैं कि जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है उसके जो सोर्स फाइल्स होती हैं उनको कंपाइल किया जाता है, उनको कंपाइल करके स्टैटिक लाइब्रेरीज बनाया जाता है। ठीक है, और फिर वो हम अ, उन स्टैटिक लाइब्रेरीज को अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं यानी कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, वो जो है प्रोग्राम के साथ चलती हैं, यानी कि वो कोड से बाहर है। जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमारी गेम है, फर्स्ट करो पोंग, ठीक है, पोंग डॉट ई एक्सी। तो पोंग डॉट ई एक्सी जो है वो तब चलेगी जब SDL का DLL साथ होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे। ऑलराइट, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि DLL फाइल जो होती है वो हमेशा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फोल्डर के साथ होती है। इस तरह से समझ ले, एंड दैट्स हाउ इट इज। अब हम बात करते हैं कि VS कोड में इन चीज़ों को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स, या उनको हम इंक्लूड फाइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक इंक्लूड फोल्डर जो है वो हम सेट करेंगे VS कोड के अंदर कि ये फला इंक्लूड फोल्डर में लाइब्रेरी की सारी .h फाइल्स हैं, तो उस फोल्डर में से उन हेडर फाइल्स को चेक करना है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। और वो हाइफन कैपिटल I के बाद पाथ डालते हैं उसका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि स्टैटिक लाइब्रेरीज जो है उनका भी जाहिर है एक फोल्डर होगा, और उस फोल्डर के पाथ को हमने मेंशन करना है हाइफन कैपिटल L के बाद। और आखिर में आता है ऑर्डर ऑफ लाइब्रेरीज, जो कि हाइफन सिंपल L, उसे हम सेट करते हैं ऑर्डर ऑफ लाइब्रेरीज, या फिर स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कह लो जो हमने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी है। हमारे केस में वो STL2 मेन होगा और STL2 होगी, और ये कि हर लाइब्रेरी के नाम के पीछे हाइफन L हमने लगाना होगा। और इस तरह से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसके साथ STL2 इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर जाहिर है DLL फाइल्स आती हैं, और एक ही DLL फाइल होगी STL2.dll, जो कि हम अपनी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फोल्डर के अंदर डाल देंगे, ताकि जब भी हम पोंग गेम चलाएं तो DLL फाइल उसके साथ हो और वो फिर इंटीग्रेट होकर पोंग गेम को चला दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप के मेरी बातों की समझ आई होगी, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी कच्चा पक्का है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल बाबा के पास जाना है और यहाँ लिखना है STL2। इंतहाई सिंपल, मैंने इंटर किया STL2 लिखकर, और सबसे पहले जो लिंक आ रहा है वो है सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर होम पेज, जो कि हम जहाँ जाना चाहते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारा STL का पेज आ गया। अब यहाँ लिखा होगा डाउनलोड के नीचे STL रिलीजेस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया। STL रिलीजेस, इसको क्लिक करते हैं और हमें यहाँ STL का वर्जन मिल गया। अब यहाँ हमने डेवलपमेंट लाइब्रेरीज के नीचे देखना है MinGW का वर्जन। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया है STL2 डेवल 2.0.14 MinGW.tar.gz। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो रही है। इसके डाउनलोड हो जाने के बाद मुझे ये फाइल मिल गई है, और ये WinRAR से मैं ओपन करने लगा हूँ। तो अगर आपका इस तरह से नहीं नज़र आ रहा ये फाइल, तो आपको WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा STL2 2.0.14 एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ मुझे नजर आएगा x86-64। ठीक है, यानी कि 64 बिट STL2 मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये 32 बिट है, ये 64 बिट है। इस वीडियो से थोड़ा आउटसाइड टॉपिक है 64 बिट और 32 बिट में डिफरेंस। तो खैर हम 64 बिट यूज़ करें, आप 32 बिट भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अब यहाँ हमें फाइल मिल रही है इंक्लूड लिब और बिन। ठीक है, बिन के अंदर हमेशा DLL फाइल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ मिल गई हमें STL2 DLL फाइल, और उसके बाद इंक्लूड के अंदर हमें मिलेगी .h फाइल्स सारी की सारी। लिब के अंदर हमें मिलेगी सारी की सारी
.a.lib.la, मतलब स्टैटिक लाइब्रेरी फाइल्स। ऑलराइट, और हमें ये सारी फाइल्स चाहिए। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब जो है हम पोंग खोलते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। ऑलराइट, अब हम task.json में जाते हैं और यहाँ आप ये देख सकते हैं मैंने किया हुआ है -g $, ब्रैकेट्स के अंदर वर्कस्पेस फोल्डर /**cpp। ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि ऑल प्रोजेक्ट सोर्स फाइल्स। ऑलराइट, और मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, जो अगला है पॉइंट वो क्या था, इंक्लूड फोल्डर, -I, उसके बाद कोमा, ये अलग हिस्सा है। ठीक है, और फिर यहाँ जो हम लिखेंगे वो पाथ होगा अलग से। तो यहाँ पाथ आएगा इंक्लूड फोल्डर्स का। तो यहाँ हम कह सकते हैं इंक्लूड फोल्डर, उसके बाद क्या था, लाइब्रेरीज का फोल्डर, -L, और यहाँ हमारा होगा लाइब्रेरीज फोल्डर, और आखिर में था ऑर्डर ऑफ लाइब्रेरीज या फिर स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कह लो। ठीक है, एल, पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी, कुछ भी लाइब्रेरी हो सकती है, समथिंग समथिंग, इसको अब हाल ही छोड़ देते हैं। हमारे केस में वैसे 2 लाइब्रेरीज हैं तो मैं इसे 2 बना देता हूँ। तो इस तरह से हमारा लाइब्रेरी जो है इंटीग्रेट हो जाएगी। अब हम फिर से SDL2 के फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, x86 64, इसको ओपन करते हैं। अब हम इंक्लूड फोल्डर के पाथ को कॉपी करते हैं। कॉपी इस तरह से करेंगे कि यहाँ जो एड्रेस बार होगा इसको मैं क्लिक करूंगा और फिर ये सारा मैं CTRL-C से कॉपी करूंगा। यहाँ मुझे इंक्लूड फोल्डर का पाथ डालना है इस जगह। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। और अभी ये इसमें मिस्टेक है क्योंकि इसमें हमने स्क्रिप्ट सीक्वेंसेस से बचना होता है, डबल स्लैश लगाने होते हैं। ठीक है, सिंगल स्लैश से नहीं काम चलता, डबल स्लैश। तो जहाँ जहाँ सिंगल स्लैश है वहाँ डबल स्लैश कर देते हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा इंक्लूड फोल्डर सेट। अब इंक्लूड के साथ ही लाइब्रेरीज फोल्डर था तो हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन सेम ही थे। तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज फोल्डर था ना तो ये इंक्लूड था। अब यहाँ लाइब्रेरीज के LIB लिब, और आखिर में स्पेसिफिक लाइब्रेरीज को हमने यहाँ मेंशन करना है जो हमने यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं वापस जाता हूँ SDL2, फिर x86 64, और यहाँ लिब है, लिब को डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं लाइब्रेरीज के नाम देखता हूँ, SDL2, ठीक है, और SDL2 मेन, हमने ये 2 लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। अब जब भी हम लाइब्रेरीज का नाम लिखते हैं तो हम लिब जो है, जो प्रीफिक्स लिब है, जो शुरू में लिब आता है उसको नहीं लिखते, और आखिर में जो है लाइब्रेरी का एक्सटेंशन नहीं लिखते। ये दोनों चीज़ें हम अवॉइड करते हैं लिखना। मैं लिखूंगा SDL2। ठीक है, पहले आई थिंक SDL2 मेन आना चाहिए, फिर उसके बाद SDL2 आना चाहिए। अब ये ऑर्डर मुझे नहीं पता सही है नहीं, हो सकता है गलत हो। बहरहाल ये 2 लाइब्रेरीज हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है, और इसमें आप देख सकते हैं .a मैंने नहीं लगाया और ना मैंने पीछे LIB लिखा है, तो ये हमने नहीं लिखना। हमने सिर्फ इस तरह से SDL2 मेन और SDL2 लिखना है। ये हमारी SDL2 इंटीग्रेट हो गई। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि वाकई इंटीग्रेट हुई है या नहीं। मैं यहाँ लिखता हूँ #include SDL2 फोल्डर और उसके अंदर SDL.h, और आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ एंगल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, डबल कोट्स नहीं यूज़ कर रहा। वो इसलिए क्योंकि ये जो है लोकल फाइल नहीं है। हमने थोड़ा सा प्लानिंग की थी कि पोंग गेम कैसी होगी, उसके जो मैंने कुछ कमेंट्स थे वो हटा दिए। तो अब ये सिंपल साइज हमारा इंट मेन है। ठीक है, तो हमारा इंट मेन अभी नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए सबसे पहले, पता नहीं मेरा इशू आता है, शायद आपका इशू ना हो, मुझे यहाँ इन डिफाइन करना पड़ेगा मेन को, फिर ये मेन चलेगा। पहले ही मेन डिफाइन है तो इसलिए 2 बार डेफिनेशन करने की वजह से मसला आया था, तो मैंने अनडेफ मेन किया, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ STL को इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के लिए STL init का फंक्शन है, और मैं चाहता हूँ सारा कुछ इनिशियलाइज हो जाए, init एवरीथिंग कैपिटल में। इसको आपने ज़्यादा नहीं सोचना, जस्ट एग्जैक्टली हुबहू लिख दें आप भी अपने प्रोग्राम के अंदर। और जब मैंने इनिशियलाइज किया तो जाहिर है मैंने क्विट भी करना है। ऑलराइट, तो ये हो गया इनिशियलाइज और क्विट। उसके बाद हर गेम की एक विंडो होती है कि जिसके अंदर जो है गेम की चीज़ें सारी चलती हैं और काम होता है, सारी सारी गेम होती है। तो विंडो हमने बनानी है, तो उसके लिए हम STL विंडो एस्टरिस्क, यानी कि पॉइंटर है विंडो का, विंडो इज इक्वल टू STL क्रिएट विंडो, यानी कि विंडो बना दो, एक फंक्शन है। ठीक है, STL ने सारा कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले टाइटल लिखता हूँ विंडो का, 1.pong C++
STL2। उसके बाद ये कि विंडो कहाँ होगी, तो मैं कहता हूँ विंडो 0 0 पे होगी। और इसकी साइज़ क्या होगा, 800 विड्थ होगी, 600 हाइट होगी। और फ्लैग्स यानी कि क्या एडिशनल चीज़ें आप चाहते हैं विंडो के साथ, तो मैं ये चाहता हूँ कि विंडो शो हो जब मैं विंडो को जब मैं प्रोग्राम को चलाऊं तो विंडो जो है नज़र आ रही हो, तो मैंने लिखा विंडो शोन। अब जब हमने विंडो क्रिएट किया है तो हमने विंडो को डिस्ट्रॉय भी करना है, ख़त्म भी करना है, जाहिर है डीएलोकेट भी करना है। तो इस एसडीएल क्रिएट विंडो के अंदर न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, अभी हमने डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस तरह से आप समझ लें। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ एसडीएल डिस्ट्रॉय विंडो विंडो। तो क्विट का तो यहाँ बूलियन कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, तो हमने क्विट का बूलियन भी बनाना है, बूल क्विट इक्वल टू फॉल्स। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं विंडो को बनाऊँ तो उसका जो क्रॉस बटन है वो फंक्शनल हो, यानी कि मैं क्रॉस का बटन दबाऊँ तो क्विट जो है वो फॉल्स से ट्रू हो जाए, ठीक है। तो क्रॉस बटन अभी नहीं चलेगा, तो मैं चाहता हूँ क्रॉस बटन चले, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ नहीं वाइल stl पोल इवेंट्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ जितने भी इवेंट्स हैं उनकी जो पूरी लिस्ट होगी मैं उनको एक एक करके यहाँ चेक कर लो उन सारे इवेंट्स को। और उन सब इवेंट्स को ज़ाहिर है चेक करने के लिए हमें एक इवेंट हैंडलर स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, तो मैं वो यहाँ STL इवेंट का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं आपने सोचना, थोड़ा शायद कॉम्प्लेक्स हो रहा, बट टेक इट इजी, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें, बेशक यही कोड आप एग्जैक्ट लिख दें। %e और मैं कहता हूँ इज़ बिगर देन 0। जब तक इवेंट्स हैं तब तक इवेंट्स के साथ कुछ ना कुछ करो, ठीक है, इवेंट्स को आप देखो, ठीक है, ये इसका मतलब है STL पोल इवेंट्स का। तो मैं कहता हूँ इफ, अब मुझे इवेंट जो भी मिला मैं उसकी टाइप देखूंगा, और जब भी हम क्रॉस का बटन दबाते हैं विंडो को, तो वो ये देखता है कि हम क्विट का इवेंट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मैं STL क्विट यूज़ करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ क्विट इज इक्वल टू ट्रू। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमें इवेंट मिल रहा है, जो पोल हो रहे हैं इवेंट्स, उनमें से अगर कोई इवेंट क्विट का इवेंट है, ठीक है, मैंने एक्चुअली ये गलत लिख दिया, इट्स कैपिटल क्विट, ठीक है। क्विट का इवेंट अगर कोई भी मिल गया तो हमने गेम को क्विट कर देना, ऑलराइट। तो आई थिंक कि इतना कोड काफ़ी है अभी के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ CTRL F5 से। तो मैंने मिस्टेक कर दी, इवेंट्स नहीं है, इट्स जस्ट इवेंट। प्रोग्राम चल गया है लेकिन चूंकि मैंने यहाँ 0 0 लिखा है तो प्रोग्राम जो है मेरी दूसरी विंडो के कोने में फंसा हुआ है और मैं उसको ड्रैग भी नहीं कर सकता, तो डेट्स अ मैस, और मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि विंडो है। तो सबसे पहले मैं यहाँ 0 की बजाय मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ कि थोड़ा सा ना डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, कोने से 50 कर दिया और अब मुझे मिल गई विंडो, और ये रही, ठीक है। तो ये देख रहे हैं विंडो, और 50 50 पे था, यानी कि कॉर्नर से थोड़ा सा हटकर, कि जिससे मैं टाइटल बार को क्लिक करके ड्रैग कर सकूं, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं हमने विंडो बना ली। अगर मैंने विंडो सेंटर में करनी हो, क्योंकि अभी तो मैं कॉर्नर में कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए हम ये कह सकते हैं STL विंडो पोज सेंटर्ड, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, STL विंडो पोज सेंटर्ड, और अब मैं रन करता हूँ CTRL F5, और ये मुझे सेंटर में आ रही है विंडो, लेकिन ये चूंकि मेरा दूसरा मोनीटर है उस पर आ रही है सेंटर में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नजर आएगी विंडो, अगर आपका एक मोनीटर है तो अनफॉर्चुनेटली। तो ये रही है हमारी मेरी पोंग गेम, और ये आप देख सकते हैं टाइटल भी 1.pong STL2, हमारी विंडो ऑल सेट एंड ऑल फैंटास्टिक। हमारी लाइब्रेरी इंटीग्रेट तो हो गई, लेकिन एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो DLL फाइल वाला कॉन्सेप्ट है, कि मैं यहाँ STL2 में जाता हूँ और यहाँ x इसमें जाता हूँ बिन में से STL2.dll को कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और अब पोंग के फोल्डर में जाकर मेन, ये जो मेन है ना, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरा ये चल जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने DLL फाइल्स जो हैं वो सिस्टम 64 के फोल्डर के अंदर डाली हुई है, तो इसलिए वो चल जाती है। खैर ये शायद थोड़ा सा आपको पेचीदा लग रहा हो, बस आपने ये करना है कि आपने अपनी STL2.dll फाइल को यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है, डेट्स हाउ इट इज़। और आप जब भी अब EXE चलाएंगे तो इसकी जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है वो इसके साथ लिंक बनाएगी, और आपका जो गेम है वो हमेशा चलेगा। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि STL2 की डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं लग रही होंगी, विंडो हो गई, इनिशियलाइजेशन की, इवेंट पोलिंग, और अचानक से सारी चीज़ें आ गई और पता भी नहीं चला। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।